वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? और आपकी पढ़ाई कैसे जा रही है? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कितनी तैयारी हो गई, कितनी रह गई। बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज है लेक्चर का डे 4 यानी कि लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 37 टू पेज नंबर 39 आज हमने कंप्लीट करना है और चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो बात छोड़ी थी पेनिसिलिन के ऊपर, यानी कि हमने एंटीबायोटिक्स का टॉपिक जो है वो शुरू किया था लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो उसी को कवर करते हैं जी। आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एंटीबायोटिक्स पर नोट लिखें या एंटीबायोटिक्स के बारे में कुछ बताएं, तो आपने जो है इस टॉपिक की पहली लाइन ऐसे मुरक्बात जो बैक्टीरिया को मार दें या उनकी नशोनुमा को रोक दें एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। इस लाइन को आपने जो है वो रट लेना है, याद कर लेना है, वो लिखनी है। उसके बाद आपने हेडिंग लेनी है एक मिसाल और उसके नीचे लिखना है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन वगैरह एंटीबायोटिक की मिसालें हैं। ये होगी जी आपकी मिसालें। उसके बाद आपने आना है पेनिसिलिन की तरफ। पेनिसिलिन पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, कुछ नहीं कट करना, पूरा लिखना है। पेनिसिलिन एक फंगस से हासिल की जाती है जिसका नाम पेनिसिलियम है। क्योंकि ये बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा एग्जाम के खिलाफ मौसर साबित होती है, इसलिए पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेडिंग। ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है ना, आपने मार्केट के साथ जो है वो लिखना है और बाकी सारा कुछ पेन के साथ लिखना है। पेनिसिलिन 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सर हार्वर्ड फ्लोरे ने दरियाफ्त की। ठीक है जी, पैराग्राफ आपने अपने जहन के अंदर रखना है। सबसे पहले क्या करना है जी, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन और उसकी मिसाल। फिर ब्लू मार्कर के साथ हेडिंग देनी है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन के बारे में ये लिखना है कि ये फंगस से मिलती है, फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम। और फिर बताना है ये बैक्टीरिया की बहुत महदूद इकसाम के खिलाफ असर करती है, इसलिए इसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। 1928 में दरियाफ्त हुई, दो लोगों ने मिलके जो है वो दरियाफ्त की। उनके नाम थे हार्वर्ड फ्लोरे और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद आ जाना पॉइंट 2 की तरफ। सिफेलोस्पोडिंग्स हेडिंग के नाम आपको लाजमी याद होने चाहिए। सिफेलोस्पोडिंग्स जो है ना, जैसे डब्ल्यूटी को ख़राब होने के बाद फफूंदी लग जाती है ना, मोल्ड, वो उसकी एक किस्म होती है। ठीक है, ये फफूंदी की एक किस्म मैनिलोस्पोडियम, वर्ड मुश्किल है लेकिन याद रखना है, मैनिलोस्पोडियम से हासिल की जाती है। कब दरियाफ्त हुई? 1948 में। ये इन बैक्टीरिया के खिलाफ मुफीद है, यानी कि वहाँ काम आती है जहाँ पेनिसिलिन नहीं आ पाती। ठीक है, जो पेनिसिलिन के खिलाफ मुदाफ़त पैदा कर लेते हैं, वो बैक्टीरिया जहाँ पेनिसिलिन नहीं काम कर रही, जरासीम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि उन्होंने अपनी मुदाफ़त बना लिया, पावर बना लिया पेनिसिलिन से भी लड़ने की। तो फिर क्या काम आएगी? सिफेलोस्पोडिन। उसके बाद तीसरी है टेट्रासाइक्लिन। आपको पता है स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया बनाते हैं, याद रखना। टेट्रासाइक्लिन की हेडिंग देके लिखना है कि इन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया बनाते हैं। ये 3-4 नाम जरा मुश्किल है, इनको आपने याद रखना है, मैनिलोस्पोडियम और स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये नाम ना बैठे हुए रूटीन में जो है ना वो पढ़ते रहा करें, ताकि आपके जहन में रेंज हो कि बैक्टीरिया की बहुत से एग्जाम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जब आपने हेडिंग पहले डेफिनेशन याद की, मिसाल याद की, उसके बाद ना हेडिंग याद कर ली पहले सारी। अब हेडिंग के अंदर आपने याद रखना है पेनिसिलिन के अंदर आपने डालना है नैरो स्पेक्ट्रम और टेट्रासाइक्लिन के अंदर डालना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जब आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे ना, अगर आपको कुछ भूल भी गया ना, आपके जहन में आ जाएगा पेनिसिलिन के अंदर में लिखना है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और टेट्रासाइक्लिन के अंदर लिखना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एरिथ्रोमाइसिन ये एंटीबायोटिक्स भी ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ कारआमद है जिसमें पेनिसिलिन के खिलाफ मुदाफ़त पैदा हो जाती है। इसी की तरह ना सिफेलोस्पोडिन्स और एरिथ्रोमाइसिन दोनों के अंदर एक ही लाइन डालनी है, क्या कि ये उन बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं जहाँ पे पेनिसिलिन के खिलाफ मुदाफ़त पैदा हो जाती है। मुदाफ़त मतलब पावर। वो जरासीम जिनके पास पावर आ गई ना, पेनिसिलिन से लड़ लेंगे, उनके खिलाफ क्या यूज़ हो रही है? सिफेलोस्पोडिन और एरिथ्रोमाइसिन्स। एंटीबायोटिक दो तरह से असरअंदाज होती है। पेनिसिलिन बैक्टीरिया, अब ये बताते हैं कि क्या होता है। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने की सलाहियत को रोकती है। ये पैराग्राफ जब तक समझेंगे नहीं याद नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है, समझ के याद करना। पेनिसिलिन क्या करती है? बैक्टीरिया है ना, वो अपनी एक ऐसे ना दीवार बना लेता है, सेल वॉल। ठीक है, अब ये पेनिसिलिन बाहर से जितने मर्जी हमले करी जाए, अटैक करी जाए, उसकी ये दीवार है उसके अंदर असर ही नहीं हो रहा, वो ढीठ बंद के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास क्या है? सेल वॉल। इसकी वजह से इंसान का मुदाफ़ियाती सिस्टम तबाह हो जाता है। अब इंसान ने दवाई खाई है पेनिसिलिन, उसने तो यही करना है ना, अंदर जाके जरासीम को मारना है। ठीक है, अब उसने मुदाफ़त बना लिया, मुदाफ़त मतलब सेल वॉल बना लिया, पावर बना लिया। अब जितनी मर्जी पेनिसिलिन खाई जाए, वो बाहर जाके रुक जाएगी, उसको नहीं मार सकती, क्योंकि उसने सेल वॉल बना लिया है। इंसान का जो पावर का सिस्टम है
मुदाफ़त का सिस्टम है वो तबाह हो गया है। फिर दूसरी तरफ टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के खिलाफ प्रोटीन बनाने की सलाहियत को तबाह कर देती है। इस वजह से बैक्टीरिया तकसीम नहीं होती, उनकी अफजाइश रुक जाती है। अब अगर इंसान ने टेट्रासाइक्लिन खा लिया ना, अब ये बैक्टीरिया है ना, वो सेल वॉल तो उसने बनाई है लेकिन अब ये बड़ा नहीं हो सकता, वो इसको इतने पे ही रोक देती है। ना ये ज़्यादा होंगे ना ये बढ़ जाएंगे, तो ये उतने को उतना ही रहेगा और इंसान को नुकसान नहीं होगा। समझने के बाद जो है ना पैराग्राफ जल्दी याद होता है बगैर समझे रट्टे लगाने से। तो इसको समझें कि आपने एंटीबायोटिक्स का टॉपिक आएगा, सवाल होगा एंटीबायोटिक्स पर नोट लिखें या एंटीबायोटिक्स पर आप क्या जानते हैं, 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, मिसाल लिखनी है, उसके बाद 4 हेडिंग अपने माइंड में लानी है, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोडिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन्स, ये 4 ना वर्ड याद कर लें। फिर उसके बाद पेनिसिलिन लिखना, उसके अंदर लिखना है कि ये पेनिसिलियम से हासिल होती है और ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है क्योंकि बैक्टीरिया की महदूद इकसाम के खिलाफ इस्तेमाल होती है। फिर बताना है किसने दरियाफ्त की, 2 नाम, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सर हार्वर्ड फ्लोडे ने 1928 में। उसके बाद सेफलोस्पोडिन बताना है कि जो इसके खिलाफ मुदाफ़त पैदा कर लो उनके लिए सेफलोस्पोडिन है। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन सेम यही बताना है कि ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये नैरो स्पेक्ट्रम थी, ठीक है। और फिर एरिथ्रोमाइसिन का भी यही वाली लाइन डाल देनी है कि ये भी उनके खिलाफ कारनामद है जो पेनिसिलिन के खिलाफ मुदाफ़त पैदा कर लें, और बताना है कि इसका फिर ये कि क्या तरीक़ाकार है, पेनिसिलिन क्या करती है, बैक्टीरिया सेल वॉल बना लेता है, फिर उसके लिए हम उसको टेट्रासाइक्लिन खिलाते हैं और फिर जो है वो रुक जाता है, यानी कि उसकी नशोनुमा या उसका बढ़ना ख़त्म हो जाता है। बस इतना टॉपिक था आपके यहाँ। एंटीबायोटिक्स पर नोट लिखें, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको याद करें, एक दफ़ा समझें, अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखें। ये आपका आज का होमवर्क है पेज नंबर 37 पे। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो आएगा पेपर के अंदर वो आएगा जी वैक्सीन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, या वैक्सीन्स पर नोट लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 24 दफ़ा जो है बोर्ड पेपर्स में आ चुका है। आपने देखना है वैक्सीन है क्या। सबसे पहले वैक्सीन को आपने बताना है, तो आपने बताना है वैक्सीन क्या है। पैथोजेनिक माइक्रोब की एक ऐसी तब्दील शुदा किस्म है जो कि बेज़रर है। वैक्सीन क्या है, पैथोजेनिक माइक्रोब है, ये वर्ड याद रख लें, ठीक है, पैथोजेनिक माइक्रोब। जिस तरह आप साइंस है ना तो दवाइयों के नाम तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तब्दील शुदा किस्म है जो बेज़रर है और इंसान के मुदाफ़ियाती सिस्टम को मुतहर्रिक कर देती है। बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं है और इसे खाने से इंसान के अंदर ना बीमारियों से लड़ने की ताकत आ जाती है। बीमारियों से लड़ने की ताकत को कहते हैं मुदाफ़ियाती सिस्टम का एक्टिव हो जाना, मुतहर्रिक हो जाना। फिर उसके बाद बताना है, इतनी लाइन लिख के, ठीक है, नीचे वाली लाइन के सेंटर से स्टार्ट करना है। वैक्सीन की इस्तिलाह लातीनी लफ्ज़ वैका से अख़ज़ की गई है जिसका मतलब गाय है। अब वैक्सीन का टॉपिक है तो बताना ना ये लफ्ज़ कैसे बना। ये लफ्ज़ लातीन ज़बान है, उसका लफ्ज़ था वैका, वो वैका से वैक्सीन बना लिया और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गाय, ठीक है। गाय से इसका क्या ताल्लुक है। फिर नीचे वाले पैराग्राफ में आपने गाय की कहानी शुरू कर देनी है कि एक दफ़ा का जिक्र था, चीचक के खिलाफ एक वैक्सीन बनाई गई थी। चीचक एक बीमारी थी, उसके खिलाफ एक दवाई बनाई गई थी, वो काउपॉक्स वायरस पर मुश्तमिल होती थी। वो जो बीमारी थी ना वो काउपॉक्स की बीमारी थी। फिर 17वीं सदी, अब कौन सी सदी चल रही है, 2000 वाली, उससे पहले 1900 वाली, उससे पहले 1800, उससे पहले 17, तो 17वीं सदी के आखिरी अशरे में यानी एंड पे 90 वाली 1790 में एक इंग्लिश माहिर, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़, एक जो है वो डॉक्टर था, उसका नाम था एडवर्ड जेनर, ठीक है, इंग्लिश माहिर तब जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। उसने अपने मरीज़ों को जो है वो देखा और वो देखा कि जिन लोगों में काउपॉक्स की बीमारी हो रही है ना, ठीक है, वो उसके बाद ठीक हो गया तो उनमें पावर आ गई है, अब दोबारा ने वो बीमारी नहीं हो रही। यानी हर वो इंसान जिसको एक एक दफ़ा काउपॉक्स की बीमारी लग गई है ना, उसके बाद उसने दवाई खाई है तो उसके अंदर इतनी पावर आ गई कि उसे सारी उम्र दोबारा काउपॉक्स नहीं होगा। इसीलिए उसने 1796 में ज़रूरी फॉर्म पर काम करने वाले लड़कों को ऐसी सुइयाँ चुभोई जो ऐसी दूध देने वाली लड़कियों के दूध दोहने वाली, दूध निकालने वाली लड़कियों के ज़ख्मों से ली गई थी जो कि काउपॉक्स बीमारी मुब्तला थी। यानी उसने क्या किया, वो लड़कियां जिनको काउपॉक्स आया था ना, उनकी सुइयां जो है ना उनसे जहर लेके जान पूछ के लड़कों को लगाया खुद, ठीक है। और इसके बाद स्मॉल पॉक्स पर हमला हुआ तो उनके खिलाफ मुदाफ़त पैदा हो गई। यानी फिर वही बात हुई कि उनको एक एक दफ़ा हो गया था, दूसरी दफ़ा उसने उनको कोशिश की, जान के उनको ऐसी सुइयाँ लगाई, उन लड़कियों की जूठी यानी कि उनकी यूज़ की हुई सुइयाँ लगाई कि इनको भी ये हो जाए, लेकिन उनको वो नहीं हुआ क्योंकि उनके खिलाफ मुदाफ़त हो गई थी। तो यही तो वैक्सीन है कि एक दफ़ा आपको बीमारी हुई, आपने दवाई खाई, अगली दफ़ा पूरी ज़िंदगी ना हो। तो ये वाली कहानी आपने पूरी इसके अंदर ऐड करनी है, नीचे पैराग्राफ। फिर आखिरी लाइन ये आप लिखना चाहें तो लिख दें, वैक्सीनेशन जिस्म के मुदाफ़ियाती सिस्टम को मुतहर्रिक कर देता है। मुदाफ़ियाती सिस्टम यानी बीमारी से लड़ने के सिस्टम, तो इतनी मुश्किल नहीं है, ईजी है। पहले तो आपने बस ये बताना है कि वैक्सीन क्या है, पैथोजेनिक माइक्रोब की किस्म है और इसका कोई नुकसान नहीं है। फिर आपने बताना है किस लफ्ज़ से
कौन सी ज़बान के किस लफ्ज़ से और उसका क्या मतलब है। फिर आपने कहानी बता देनी है कि चीचक था, उसकी बीमारी काउपॉक्स बीमारी, लड़कियों की सुइयाँ जो हैं वो लड़कों को लगाई जानबूझ के, लेकिन उन्हें फिर भी बीमारी नहीं हुई, इसलिए वैक्सीन का आइडिया ठीक साबित हुआ। ये आपका आएगा 4 नंबर का लॉन्ग, अगर आएगा बी पार्ट के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से बार बार बताती हूँ, 2 लॉन्ग आने हैं, एक ए पार्ट बन के एक बी पार्ट बन के। ए पार्ट आएगा 5 नंबर वाला लॉन्ग, बी पार्ट आएगा 4 नंबर वाला लॉन्ग। जो ज़रा देखने में लंबा लॉन्ग है ना, जैसे एंटीबायोटिक वाला, हो सकता है वो आपको 5 नंबर वाला दे दें ए पार्ट के अंदर, और जो थोड़ा छोटा लगता है वैक्सीन, ये आपको 4 नंबर का दे देंगे। उसके बाद आ गया 3.8 टॉपिक फालतू और कामयाब अशिया को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना, पेज नंबर 38 के ऊपर। ये बच्चों वो टॉपिक है जो कि सब जो है ना टीचर्स ये कह के छुड़वा देते हैं कि इसको काट दो, फजूल टॉपिक है। लेकिन मुझे भी यही लगता था कुछ साल पहले तक, जब मैंने पास्ट पेपर खोल के देखे तो उसके अंदर 16 दफ़ा, यानी कि अलग अलग शहरों में 16 दफ़ा बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब अगर आप ये क्वेश्चन याद करने लगेंगे, बुक खोलेंगे, काम स्टूडेंट है उसे इतनी नहीं समझ के क्या करना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ रट्टा लगाना शुरू कर देगा, और ये पूरा इतना लंबा क्वेश्चन याद करेगा पेपर के अंदर ऐसे ही अगर वो लिखा था छाप आता है एज इट इज़, तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा कि ये सारा क्या इसने इतना लिखा हुआ है, वो कट मार के फारिग हो जाएगा और नंबर भी नहीं मिलेंगे और इतनी मेहनत ज़ाया। तो उसी तंगी से आपको बचाने के लिए मैं आपको बताने लगी कि आपने इस सारे पैराग्राफ में से जो काम की बातें हैं, जो याद करनी है, लिखनी है, वो क्या है। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो ये हाल इस तरह ही नहीं आएगा कि फालतू और कामयाब अशिया को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने पर नोट लिखें, बल्कि ये भी पूछ सकते हैं रिसाइकलिंग पर नोट लिखें। रिसाइकलिंग के ज़राए क्या हैं, रिसाइकलिंग के फ़ायदे क्या हैं, रिसाइकलिंग के नुकसानात क्या हैं। बस ये लफ्ज़ बीच में होगा, कुछ भी इसकी लाइन बना के क्वेश्चन आना है। तो आपने अपने जहन में रखना है, सबसे पहले आप पहली लाइन याद करें, इस्तेमालशुदा बेकार मादों से दोबारा नई और काबिल इस्तेमाल चीज़ें पैदा करना रिसाइकलिंग कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन आगे रिसाइकलिंग की, उसके बाद मिसाल बताएं, लोहा, शीशा, प्लास्टिक, रबड़ वगैरह को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। उसके बाद ना 5 पॉइंट, ये सारे के अंदर से मैंने आपको 5 पॉइंट नोट कर दिए हैं। ऐसे रोमन में लिखे, नंबर 1 पहला पॉइंट लिखते, फिर नंबर 2 दूसरा पॉइंट, फिर नंबर 3 तीसरा, नंबर 4 चौथा और नंबर 5 पाँचवा। अब अगर आप ये 5 पॉइंट लिख रहे हैं, एक पॉइंट आपका अगर 3 लाइनों में भी आ रहा है तो 3 3 6 9 12 15 लाइनें ये, और 2-4 लाइनें तो आपकी ये भी शुरू की ऐड हो जाती हैं। मतलब कि 1 से 1.5 पेज का क्वेश्चन बन जाता है ना। 5 पॉइंट भी अगर हम इसके अंदर से लिखेंगे तो 1.5 पेज के क्वेश्चन के 5 नंबर पूरे मिल जाते हैं बोर्ड के अंदर। 4 भी, अगर 4 का नंबर है 4 भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए आसान किया गया एज इट इज़। अगर आप ऐसे लिख के आते ना, चाहे वो बहुत लंबा है, लेकिन वो एग्जामिनर को पढ़ने के लिए इतना अजीब लगेगा, उसने वैसे ही नहीं नंबर देने, 5 में से बड़ी हाथ 3 या 2 नंबर दे देगा। लेकिन अगर आप पॉइंट बना के जिस तरह मैंने समझाया लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपने पहले डेफिनेशन रिसाइकलिंग की, उसकी मिसाल, उसके बाद आपने लिखना है रिसाइकलिंग के कुछ फ़वाइद मंदरजा झेल हैं। ये लाइन आप ऐड कर लेना, रिसाइकलिंग के कुछ फ़ायदे मंदरजा झेल हैं, या ये वाले हैं। उसके बाद आप ये पहला पॉइंट यहाँ से लिखें, अपनी बुक के अंदर निशान लगाएं। इंग्लिश मीडियम वाले भी जो ये है, पहले यहाँ तक ये जो दूसरा पैराग्राफ है उसके नीचे 3rd पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, कूड़ा क्रिकेट में पाए जाने वाले कागज़, गत्ता, प्लास्टिक की अशिया, रबर और शीशा वगैरह को चुनकर अलहदा किया जाता है और उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लिए मुतल्लिका सनअतों में पहुँचा दिया जाता है। इस तरीके से इन्हें रिसाइकल किया जाता है। ये अपने पास से आगे लिख देना, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख दें, इन दिस वे इट इज़ रिसाइकल्ड। ठीक है, इन दिस वे इट इज़ रिसाइकल्ड, ईडी लगाना है इन पे। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 39 के ऊपर। इस पेज के अंदर से ना आप सेकंड, ये पूरा पैराग्राफ जो है ना, इसकी 3rd लाइन ले लें। 3rd लाइन के यहाँ से, बहुत सारी सनतें ऐसी बेकार चीज़ें बनाती हैं जिनमें धातें होती हैं। इन धातुओं को इस फालतू मवाद से हासिल करने से धात महफूज हो जाती है, जो कि दोबारा हासिल ना होने वाला ज़रिया है। इसके अलावा इस अमल से फ़ज़ाई आलूदगी को भी कम किया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इस पैराग्राफ के सेंटर से आपने हाफ से लेना है शहरी इलाकों से। शहरी इलाकों में गंदे पानी को गंदे पानी के बड़े बड़े हौज़ों में साफ़ किया जाता है। ऐसे ही होता है ना, गंदे पानी को बड़े बड़े वो होते हैं, लगे होते हैं पंप, उनके अंदर साफ़ करते हैं। साफ़शुदा गंदा पानी दरियाओं, नदी नालों, झीलों में छोड़ दिया जाता है। पहले साफ़ करके गंदे पानी को इन नदी नालों में छोड़ा जाता है, फिर ऐसे ज़ख़ीरों में भी डाला जाता है, जो कि बाद में साफ़ करके इंसानी ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके आगे लाइन लिख दें, इस तरह से पानी को रिसाइकलिंग के ज़रिए महफूज किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ से जो है ना 4th, ये नीचे वाला पैराग्राफ छोड़ के उसके नीचे फर्स्ट लाइन, इंग्लिश मीडियम वाले भी और उर्दू मीडियम वाले भी, शीशे की टूटी बोतलों, कप और मर्तबान भी
पीस कर दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाए जा सकते हैं। यानी जो शीशे की बोतलें हम कोक 7 अप की उसको पीस के ना वो दोबारा रिसाइकल करते हैं और दोबारा इस्तेमाल करके वही जो है उसमें डाल के देते हैं। उसके बाद लास्ट है आपका तरक्की याफ्ता ममालिक में कूड़ा क्रिकेट डिस्पोज करने के 3 तरीके हैं। यानी कि आपने फिर ये 3 तरीके लिखना है। फिर नीचे वाली लाइन में इसी ये 5वां पॉइंट है आपका, 5वां पॉइंट लगा के लिखना है तरक्की याफ्ता ममालिक में कूड़ा क्रिकेट को डिस्पोज करने के 3 तरीके हैं। फिर नीचे इस तरह 3 तरीके लिख देना, पहला, दूसरा और तीसरा अलग-अलग करके। पहला तरीका क्या है, कुदरती खाद बनाना। दूसरा तरीका क्या है, भट्टियों में जलाना। और तीसरा तरीका क्या है, सेहत व सफाई के असूलों के मुताबिक ज़मीन में दबाना वगैरह। इसको इस तरह से लिखना है। एग्जामिनर प्रेजेंटेशन देख के, पॉइंट्स बने हुए देख के वैसे ही खुश हो जाएगा कि बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया क्वेश्चन को और आपके नंबर पूरे। ये जो क्वेश्चन है इस तरह से किसी अकेडमी में चले जाएँ, किसी स्कूल में चले जाएँ, किसी टीचर ने नहीं आपको बताना, किसी टीचर ने नहीं करवाना कि बच्चों इतनी मेहनत आपके लिए पहले पॉइंट ढूंढें, आपको बताएं, लिखने का तरीका बताएं, लेकिन गौहर हेल्पिंग हैंड की टीचर ने आपके लिए जो है वो मेहनत की है और क्वेश्चंस बना के आपको पूरे चैप्टर के दिए हैं। यहाँ आज हमारा हुआ लास्ट टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 3 एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी करवा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर बच्चों 1, 2 और 6, बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ 1, 2 और 6 मैंने अलग-अलग हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs दो वीडियोज़ के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डाल दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे या जिनके रह गए हैं जाकर वो वीडियोस देख के उनको तैयार करें। 1, 2 और 6 के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट और MCQs मैंने डाले हैं और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करवाए। लेकिन चैप्टर नंबर 3 पहले मैंने पढ़ा रही थी, जब स्टडी करवा रही थी, बुक तैयार करवा रही थी, पूरी प्लेलिस्ट बना के हर टॉपिक के अलग-अलग जिसको क्वेश्चन याद नहीं होता था करवा दिए थे। लेकिन अब जब मैंने ये सीरीज़ शुरू किया है ना, पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने आपको तीसरे चैप्टर के अगर आप जाएं पहले पेज से लेके यानी पेज नंबर 29 से सिर्फ 4 दिन की सीरीज़ के अंदर, टोटल 4 डेज़ के अंदर पेज नंबर 29 से लेके पेज नंबर 39 तक ये 10 के 10 पेज आपको रोज़ के 2-2, 3-3 क्वेश्चन करवा के याद करवाए हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं को याद करके लिख के ये होमवर्क कंप्लीट करते हैं ना, तो आपका चैप्टर 3 कितने % रेडी हुआ है आपने कमेंट के अंदर बता के जाना है कि इतने % हमारा ना हमें लग रहा है कि चैप्टर तैयार हो गया है। तो हर चीज़ आपको छोटे-छोटे, जब मैंने आपको अब चैप्टर तैयार कराया ना चैप्टर नंबर 3, तो मैंने आपको हर लॉन्ग आसान तरीके में बताया। यानी कि पूरा ये नहीं कहा कि बस यहाँ से यहाँ तक मेरे साथ जो है वो सारा पढ़ते जाओ और इसी को याद करके लिख लो। नहीं, मैंने आपको एक लाइन ढूंढ के दी है, एक लाइन बताई है कि इस तरह हेडिंग दें, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस को हेडिंग बना के 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, मिला के एक लॉन्ग बनाए और लिख के आए। ये प्रेजेंटेबल तरीका है, इससे बोर्ड में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। जैसे एग्जाम्स का क्वेश्चन अगर आप यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ सारा उतार आते हैं, जैसे बुक में लिखा हुआ है ऐसे ही आप पेपर के ऊपर छाप के आ जाते हैं। एग्जामिनर को पढ़ने में मुश्किल लगेगा, देखेगा, वो वैसे थका होता है, एग्जॉस्टेड होता है, उसने आपको नंबर देने हैं 5 में से 3 के बड़े हैं। लेकिन अगर आप जिस तरह मैंने आपको बताया इसके 5 शॉर्ट याद करते हैं, एक शॉर्ट की हेडिंग देते हैं और उसको लिखते जाते हैं इकट्ठे करके, तो वो देख के ही समझ जाएगा कि इसने हर चीज़ तो इसके अंदर लिखी है, वो आपको 5 में से पूरे 5 नंबर देगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है और आपको बात समझ आ रही है कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो थैंक यू लिख के जाना कमेंट के अंदर, ठीक है। खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, गौहर हेल्पिंग हैंड। अब कल नेक्स्ट लेक्चर आएगा जी, जिसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर का बता दूँ, क्योंकि यहाँ चैप्टर नंबर 3 कवर हो गया है। कल मैं आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, तकरीबन एक दफ़ा इनमें से अगर आप चाहते हैं कोई सा भी, मैं आपको लिखे हुआ जो है ना उनकी तस्वीरें दे देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैंने अलग-अलग बताया। जैसे आज भी साइकिलिंग का टॉपिक करवाया है, अगर किसी को इस तरह निशान बुक पे लगा के याद हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता आप मुझे कहें, मैं कल के दिन या परसों की वीडियो में आपको एक पेज के ऊपर सारा एज इट इज़ शुरू से एंड तक लॉन्ग लिख के उसका तरीका लिखने का, प्रेजेंटेशन, हर चीज़ बता देती हूँ। आप उसी को कॉपी कर लें, उसके नोट्स बना लें। 1 से 1.5 दिन आपका लगना है टोटल पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। लॉन्ग क्वेश्चन के वैसे ही 3 चैप्टर हैं पूरी बुक में, अगर आप तीनों के नोट्स बनाते भी हैं ना, कहीं के भी टाइम कम है, पेपर आने वाले हैं, तब भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के अंदर ना तीनों चैप्टर के नोट्स बन जाने हैं। और फिर आप उसको ही याद कर लें, पेपर से 2 दिन पहले उसी को रिवाइज़ करें और जाएँ स्कूल में और जाके अपने पेपर्स देख के आएँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। लेकिन अगर आपको इस तरह से लॉन्ग में से लिखे हुए चाहिए कि आप स्क्रीनशॉट लें, उसके नोट्स बनाएं और उसकी तरह ही उतार लें, तो आप कमेंट करें, वीडियो के अंदर आपको वो भी मिल जाएंगे। अगर इस तरह ही आपको समझ आ गई है जो मैंने आपको बता दिया, आप खुद कर सकते हैं, इतने खुद कफील है, तो वो भी आपकी बहुत अच्छी बात है। खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, गौहर हेल्पिंग हैंड, बेस्ट चैनल फॉर जनरल साइंस।